हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न कभी न कभी किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। और हिंदी को मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कनिष्ठ सहायक के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है और बाकी एग्जाम के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो आप लोग जरूर जाके वहाँ पर से देखना। आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वहाँ पर देखने को मिलेगा। सिलेबस खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, हिंदी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न आप लोग लिखेंगे हितोपदेश। ये जो हितोपदेश शब्द है, इसमें हमको संधि बतानी है कि संधि कौन सी होगी। दोस्तों अगर हितोपदेश की बात करेंगे तो सबसे पहले संधि, किसी भी शब्द में आप लोगों को संधि ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा उसको संधि विच्छेद करना, यानी कि तोड़ना। तो हितोपदेश को अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा हित धन उपदेश। और हित धन उपदेश में हम देखते हैं यहाँ पर तो में अ की मात्रा है और यहाँ से ऊ आया, तो ये क्या बन गया, अ और ऊ मिलकर ओ बन गया। जब भी दोस्तों अ और ऊ मिलकर या फिर अ आ मिलकर ऊ से अगर मिलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जब भी ओ बनेगा तो इसको हम कहते हैं गुण संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि बनेगी दोस्तों, गुण संधि बन जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है धार्मिक एक शब्द है, इसमें हमको क्या बताना है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय बताना है। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा लगा है दोस्तों? अगर हम प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे से लगते हैं, बाद में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं ये। तो इसके लिए भी हमको इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो धर्म, तो सबसे पहला जो हमारा शब्द बनेगा धर्म धन इक। धर्म धन इक हमारा बन जाएगा। और इसमें जो पीछे से जुड़ रहा है वो इक जुड़ रहा है, तो इसमें इक क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा जैसे यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का शब्द है, हमको बताना है शुद्ध वर्तनी है। चार ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे, अष्ट, अष्ट और अष्ट और अष्ट। ये चार शब्द आप लोगों को दे रखे हैं, तो इनमें से हमको बताना है कि अष्ट का जो शब्द शुद्ध वर्तनी है वो कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पर इसको और ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को हर कोई एलिमिनेट कर लेगा, लेकिन कंफ्यूज बच्चे किसमें होते हैं, पीछे से टॉ आएगा या फिर ठॉ आएगा। तो आप लोग इसको टॉ करेंगे ना कि ठॉ। ठीक है, तो टॉ वाला सही होगा, यानी कि अष्ट। अष्ट मतलब क्या होता है, 8। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और 3 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, चौथे प्रश्न की ओर हम चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा हिंदी में आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं हर एक क्लास को, जिसमें मैंने पत्र लेखन, जनसंचार, भाषा वाला सारी टॉपिक आप लोगों को करा रखे हैं, तो आप लोग वहां पर से जाके देख लेना। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों आपके सामने, चौथा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न में शुद्ध शब्द हमको बताना है। शुद्ध शब्द है, तो इसमें भी शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। पहला ऑप्शन है अंतर्ध्यान, सेकंड ऑप्शन है इसका अंतर्ध्यान, तीसरा ऑप्शन है अंतःध्यान ध्यान, और चौथा ऑप्शन है इसका अंतर्ध्यान। तो बात यह है कि अंतर्ध्यान को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये हमको बताना है दोस्तों। तो इसका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
अंत और धौ के ऊपर से रौ की मात्रा लगेगी 9, अंतर ध्यान इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने, और इसमें हमको क्या बताना है, जो ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है। हमको लोकोक्ति के बारे में बताना है कि ये किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा है फारसी और चौथा ऑप्शन है उर्दू। ठीक है दोस्तों, तो इतने ऑप्शन हैं आपके पास, 4 ऑप्शन हैं। लोकोक्ति का हमको बताना है। तो दोस्तों लोकोक्ति की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा लोक धन उक्ति। लोक धन उक्ति इसको हम दोस्तों कहावत कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको सामान्य प्रचलन की भाषा में बात करेंगे तो कहावतें जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ कहते हैं। और ये किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग कहेंगे कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने 5 प्रश्न करने हैं। अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पहला ऑप्शन है य, दूसरा ऑप्शन है ब, तीसरा ऑप्शन है र और चौथा ऑप्शन है ल। इनमें हमको प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो ये हिंदी वर्णमाला से प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा वर्ण जो है वो अंत्यस्थ वर्ण नहीं है। दोस्तों जब हम हिंदी व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन हम लोगों ने देखे थे। तो स्पर्श में अगर हम बात करेंगे क वर्ग, इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं। और फिर आते हैं हमारे पास ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिसमें हम तालवी सौ, मूर्धन्य सौ, दंत्य सौ पढ़ते हैं और ह को पढ़ते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है अंत्यस्थ व्यंजन, और अंत्यस्थ व्यंजन में हम लोग पढ़ते हैं य, र, ल और व। तो हमें कौन सा ऑप्शन है जो कि अंत्यस्थ व्यंजन का नहीं देख रहा है, तो य भी दिख रहा है, र भी दिख रहा है, ल भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब है। ब से बकरी वाला ब है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा जो कि अंत्यस्थ व्यंजन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हम लोग इसमें राइट आंसर करेंगे दोस्तों। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 7वां प्रश्न अब आप लोगों के सामने। तो 7वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, क, त और द और घ। इनमें हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है इसमें महाप्राण ध्वनि कौन सी है। महाप्राण ध्वनि कौन सी है दोस्तों, यहां पर हमें क्या बताना है, महाप्राण ध्वनि बताना है। तो ये भी हिंदी वर्णमाला से है प्रश्न, और 2 प्रकार से हम लोग इसको प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। एक को हम बोलते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरे को हम बोलते हैं दोस्तों महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं दोस्तों, कोई भी वर्ग है उसका पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होगा अल्प प्राण। और अगर हम महाप्राण की बात करेंगे दोस्तों, तो दूसरा और चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का, उसको हम कहेंगे महाप्राण। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं क वर्ग का। क वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण,
इस तरीके से हम लोग देखते हैं क ख ग घ ङ। तो इसमें अगर हम देखेंगे दोस्तों कौन सा अल्प प्राण होगा, कौन सा महाप्राण, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होगा, अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण होगा। तो अगर हमें इसमें महाप्राण ध्वनि पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें क की बात अगर हम करेंगे, क की बात, तो क क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अल्प प्राण, ये हो जाएगा अल्प प्राण, और घ क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम तौ की बात करेंगे और दौ की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि तौ जो है वो पहला वर्ण है अपने वर्ग का, और दौ जो है वो तीसरा वर्ण है, तो पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण में आएगा, महाप्राण में दूसरा और चौथा आएगा, और घ कहाँ पर देख रहा है, चौथे वर्ण में हमको देखने को मिलता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आप लोगों के लिए, 8वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और रेल मंत्री एक शब्द है, तो इसमें हमें बताना है कि ये किस कोटि का शब्द है। रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है, तो इसमें ऑप्शन है, पहला संकर शब्द, दूसरा है देशज, विदेशी, तो ये 3 ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए, और एक ऑप्शन और है तत्सम शब्द, चौथा ऑप्शन है तत्सम। दोस्तों अगर हम रेल मंत्री की बात करेंगे तो ये जो रेल मंत्री है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेल धन मंत्री। रेल धन मंत्री शब्द से ये से मिलके बना है। तो दोस्तों जब भी कोई शब्द 2 भाषाओं से मिलके बनता है तो उसको हम बोलते हैं संकर शब्द। तो ये यहाँ पर रेल और मंत्री 2 भाषाएं मिल रही हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा, संस्कृत शब्द कह दिया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता हो गई होगी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इंटरनेट का जो हिंदी में नाम है दोस्तों, उसको हम सीधे से आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। इसका जो हो जाएगा अंतरजाल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा वो अंतरजाल हो जाएगा, यानी कि इसको आंतरिक जाल भी कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे कि ये इंटरनेट का हिंदी शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, 10वां प्रश्न है, और जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, ये एक वाक्य है। इसके लिए एक शब्द हमको बताना है, के लिए एक शब्द। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा दोस्तों, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो तो उसको हम प्रतिष्ठित बोलते हैं, प्रतिष्ठित। ठीक है, तो इसका एक वाक्य जो हो, एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न, गिरीश का संधि विच्छेद। दोस्तों गिरीश में संधि विच्छेद क्या होगा ये हमको बताना है, और ऑप्शन आप लोगों को कैसे दे रखे होंगे, जैसे कि गिरधन ईश, गिरधन ईश पहला ऑप्शन है, दूसरा है ऑप्शन गिरिधन ईश, और तीसरा ऑप्शन है गिरिधन सौ गिरीश,
और चौथा ऑप्शन है दोस्तों गिरी धन ईस। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से हमको बताना है कि ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर तो दोस्तों अगर हम ग्रीस की बात करते हैं, इसका संधि विच्छेद गिरी धन ईस होता है। अब अगर हम इसमें ये बताना होगा कि संधि कौन सी है, तो संधि देखो रॉ में छोटी ई की मात्रा लग रही है और इसमें पीछे से कौन सा शब्द वर्ण जुड़ रहा है, बड़ी ई। जब भी छोटी ई और बड़ी ई जुड़ेगी तो बड़ी ई बनेगी दोस्तों। तो हमें यहाँ पर बड़ा री देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको बड़ा री देखने को मिल रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि। इसके अलावा दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों, जैसे अ धन अ, ये आ बन जाएगा, अ धन आ, इसमें भी बड़ा आ बन जाएगा। और इसी तरीके से ई धन ई, ये बड़ी ई बन जाएगा। अगर 2 छोटी ई हैं तो ये भी बड़ी ई बन जाएगा, और दोनों की 2 बड़ी ई हैं तो ये भी बड़ी ई बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दीर्घ संधि में देखते हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न अब आपके सामने। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, और अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 12वां प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। अब आज का 12वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। हमको क्या देखना है, बताना है क्रिया विशेषण शब्द है। और ऑप्शन हमारे पास है गलत, अच्छा, बुरा और धीरे धीरे। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें हमको क्या बताना है, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द होगा। दोस्तों अगर हम क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ रखा है क्रिया विशेषण वाला चैप्टर, तो आप लोग वहां पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर हम एक एक शब्द को उठाएंगे दोस्तों, तो इनके आगे से हम क्या लगा दें, एक संज्ञा वाला शब्द लगा देंगे। जैसे एक शब्द में धीरे धीरे चलना, तो मैंने यहां पर चलना शब्द लगाया दोस्तों। तो चलना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, क्योंकि पीछे से इसके ना लगा है, और जब भी ना लगेगा तो वो क्या होती है, क्रिया होती है। अगर मैं यहां पर अच्छा लगा दूंगा चलना के साथ, क्योंकि हम लोगों ने क्रिया विशेषण बताना है, तो क्रिया मैंने लिखी चलना, तो अच्छा चलना नहीं होता है दोस्तों। अगर हम बुरा लगा देंगे यहां पर, तब भी हमारे पास ये अर्थ वाक्य नहीं बन रहा है इसका। और अगर हम गलत लगा देंगे आगे से, तब भी हमारा ये कोई एक तर्कहीन शब्द, तर्कपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है। तो जब हम इस प्रकार के वाक्य देखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक क्रिया देखनी पड़ेगी। क्रिया के आगे से आप लोग इन शब्दों को लगा के देखना, जब आपका पूरा वाक्य अर्थपूर्ण बनेगा तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो धीरे धीरे चलना। तो ये ऑप्शन चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 13वां प्रश्न आप लोगों के लिए। 13वां प्रश्न है, हवा कैसा शब्द है। हवा दोस्तों कैसा शब्द है, और ऑप्शन है हमारे पास संज्ञा, ऑप्शन दूसरा है सर्वनाम, ऑप्शन तीसरा है विशेषण,
और ऑप्शन चौथा है क्रिया। तो अगर हम हवा की बात करेंगे दोस्तों, तो हवा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये जो हवा है वो एक प्रकार का द्रव्यवाचक है। यहाँ पर द्रव्य की बात कर रहे हैं हम, तो हवा किसी न किसी के मिश्रण से मिलकर बनती है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, किसी का एक का नाम हो जाएगा, तो ये संज्ञा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहेगा, दशानन में कौन सा समास है। दशानन में समास हमको बताना है, और ऑप्शन इसके बड़े अच्छे हैं, और इन ऑप्शन में आप लोग खो मत जाना, क्योंकि हमको ये कंफ्यूज कर देता है ये वाला दशानन। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है दशानन। दोस्तों अगर हम बात करेंगे द्विगु, तो द्विगु में क्या होता है, आगे से द्वि लगा है, यानी कि हम इसमें देखते हैं जो भी शब्द के आगे से हमको संख्या देखने को मिलती है उसको हम द्विगु समास बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 हमको देखने को मिल रहा है। दशानन की अगर बात करेंगे तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, 10, यानी कि इसमें द्विगु समास होगा। लेकिन यहीं पर हमको कर्मधारय और बहुब्रीहि चेक करना है कि क्या ये कर्मधारय और बहुब्रीहि हो सकता है या फिर नहीं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे बहुब्रीहि की, तो बहुब्रीहि में कोई जो पहला वाक्य है और दूसरा वाक्य, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद अगर प्रधान होता है तो उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे अगर हम दशानन की बात करेंगे दोस्तों, दशानन में क्या है, देखो पहला पद इसका 10 बन रहा है और दूसरा पद इसका आनन बन रहा है। ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। तो 10 आनन 10 है जिसके सर अर्थात रावण, तो ये जो दशानन है वो किसी तीसरे की ओर इंगित कर रहा है जो कि रावण होगा दोस्तों। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर दशानन में बहुब्रीहि समास भी होगा और द्विगु समास भी होगा। अब हम इसमें से आंसर किसको करेंगे दोस्तों, तो आंसर हम करेंगे बहुब्रीहि समास को। जब मैंने आप लोगों से समास पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी ऐसा हम लोगों को कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, एक ही शब्द में दो समास हम लोगों को देखने को मिलेंगे, तो हम वहाँ पर प्राथमिकता किसको देंगे, बहुब्रीहि समास को देंगे। तो हमारा राइट आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। तो 14 प्रश्न हम लोगों के हो चुके हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पंद्रहवां प्रश्न आप लोगों के सामने है। पंद्रहवां प्रश्न है शाश्वत का विलोम। दोस्तों हमें शाश्वत का विलोम बताना है और इसके ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, स्थायी, नित्य, स्थायी, नित्य, नश्वर, ये 3 ऑप्शन हैं, और सार्वकालिक। तो दोस्तों जब भी हमको विलोम शब्द ज्ञात करना होता है तो हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। जब हमको इसका अर्थ पता होगा तभी तो हम इसका विलोम बता पाएंगे। तो दोस्तों अगर हम शाश्वत की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, खत्म न हो, या फिर जिसको कभी नष्ट ना किया जा सके, जिसे कभी नष्ट न किया जा सके। आप लोगों को एक वाक्य के लिए भी शब्द जो है वो देखने को मिल सकता है कि जिसे कभी खत्म न किया जा सके, या फिर जो कभी खत्म ना हो, उसके लिए एक शब्द आप लोगों को अगर बताना होगा तो शाश्वत आप लोग कहेंगे। तो दोस्तों अब इसका विलोम क्या होगा, जिसको खत्म किया जा सकता है या फिर जो नष्ट हो सकता है।
तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे ऑप्शन में से, तो नश्वर, नश्वर क्या होता है, जैसे हम बात करें कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, मनुष्य का शरीर क्या है, नश्वर है, यानी कि ये कभी ना कभी नष्ट होने वाला एक शरीर है हमारा। तो यहाँ पर जो नश्वर है वो क्या होगा, जिसको खत्म किया जा सकता है, जो नष्ट हो सकता है। तो नश्वर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 16वां प्रश्न आप लोगों के सामने। शुद्ध वर्तनी हमको बताना है और शुद्ध वर्तनी के लिए पहला है आपका कृपाण और अगला रहेगा कृपाण और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कृपाण। तो इसमें से हमको ये बताना है कि कृपाण में से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध वर्तनी का है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। रॉ की मात्रा इस तरीके से लग रही है, यहाँ पर आप लोग इसको मत करके आ जाना ऑप्शन सी वाले को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे और 18वां प्रश्न है, ऋतुराज का पर्यायवाची है। तो ऋतुराज की अगर हम पर्यायवाची की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका सीधे से आंसर है ये बसंत का पर्यायवाची हो जाएगा, बसंत। ठीक है, तो बसंत इसमें है, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है इसमें। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। और हमारे पास प्रश्न में क्या क्या है, ज्ञ और छ, त्र और ऑप्शन है झ। ये हमारे पास 4 वर्ण हैं, इनमें से हमको क्या बताना है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन दोस्तों वो होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बने रहते हैं। हम लोगों ने देखे थे व्यंजन में जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो 4 होते हैं जो कि संयुक्त व्यंजन में आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 हैं जो कि संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो हमको यहाँ पर झ से झरना है जो कि हमको संयुक्त व्यंजन में नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन झ हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने ये भी आता है कि इनको किस किस तरीके से लिखा जाता है। तो छ दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लिखते हैं क धन स, और त्र की अगर हम बात करेंगे तो त धन र। दोस्तों अगर ज्ञ की बात करेंगे ज धन य, और स्र की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसमें हो जाएगा स धन र। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ से आप लोगों के प्रश्न बन जाते हैं संयुक्त व्यंजन से। तो 18 प्रश्न हमारे हो चुके हैं आज के महत्वपूर्ण, और ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, पाटल का अर्थ है। 19वां प्रश्न, पाटल का अर्थ हमको बताना है। इस तरीके के वाक्य भी हमको देखने को मिल जाते हैं शब्द। ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा चमेली, चंपा, चमेली, चंपा, सूर्यमुखी, और एक ऑप्शन और है गुलाब। तो ये सभी फूलों के नाम हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों गुलाब हो जाएगा, जो कि पाटल का अर्थ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और इसमें हमको क्या बताना है, मनोरंजन में कौन सी संधि है। मनोरंजन में संधि हमको बतानी है कि मनोरंजन में संधि कौन सी होगी। दोस्तों अगर हम मनोरंजन का संधि विच्छेद करते हैं तो मनः धन रंजन, इसका संधि विच्छेद होता है। यहाँ पर हमको विसर्ग देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि।
दोस्तों संधि वाला चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, जिसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी पढ़ा रखा है और साथ में स्वर संधि भी। तो 3 की 3 संधियां मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी है अभी तक तो पढ़ देना, डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी की सभी क्लासों का, तो आप लोग वहां पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन हैं जो कि आज के कंप्लीट हो चुके हैं। और एक प्रश्न आप लोगों के होमवर्क के लिए है। तो होमवर्क के लिए क्या रहेगा, कमल नयन। कमल नयन में हमको क्या बताना है, समास बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा कमल नयन में। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, और ऑप्शन आप लोगों के रहेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास। ये 4 ऑप्शन हैं। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कमल नयन में कौन सा समास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।